गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में वाक्य और प्रकार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वाक्य की परिभाषा, यानी वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ हमने परिभाषा दिया है कि शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ का बोध कराता है उसे वाक्य कहते हैं। अब यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि शब्दों का वह समूह, वाक्य में कई शब्द होते हैं लेकिन उन शब्दों का एक पदक्रम होता है और जिससे एक अर्थ का बोध होता है, उसी प्रक्रिया को वाक्य कहते हैं। तो हमने उदाहरण दिया है कि मोहन विद्यालय में पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में कई शब्द हैं और कई शब्द मिल करके एक शब्द समूह की रचना कर रहे हैं, जिससे इसका एक वास्तविक अर्थ है। तो इसमें वाक्य के खंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो इसमें हमने बताया है कि उद्देश्य है मोहन, अर्थात वाक्य का कर्ता। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं, वाक्य का कर्ता भी कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा खंड है विधेय। अब कर्ता के अलावा जो वाक्य में शब्द समूह दिए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, विधेय। तो विद्यालय में पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य का विधेय है। तो वाक्य में दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन्हीं के माध्यम से वाक्य की रचना होती है। अब हम वाक्य के प्रकार के बारे में बताएंगे। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो अब रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, और दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, विधिवाचक वाक्य, दूसरा विस्मयादिबोधक वाक्य, तीसरा निषेधात्मक वाक्य, चौथा संकेतार्थक वाक्य, पांचवा आज्ञार्थक वाक्य, छठा संदेहार्थक वाक्य, सातवां इच्छार्थक वाक्य और आठवां चक वाक्य भी होता है। इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य के साथ वाक्य के अर्थ के आधार पर कुल मिलाकर के 8 वाक्य होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। सरल वाक्य। अब ये सरल वाक्य क्या है, किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में एक क्रिया और एक ही कर्ता होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो यहां दो चीज है, क्रिया और कर्ता। क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है और कर्ता का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। जैसे राधा गाना गाती है, तो इसमें राधा कर्ता है, गाना गाती है यह क्रिया है। तो क्रिया जो होती है वह कर्ता के द्वारा होती है। इस तरह से इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इसी तरह से वह मैदान में खेल रहा है, किशन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और तथा शब्दों से जोड़ा जाता हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं।
जैसे राम स्कूल में पढ़ता है और मोहन भी स्कूल में पढ़ता है। अब इस वाक्य में ध्यान दें, राम स्कूल में पढ़ता है, यह एक वाक्य है, और दूसरा वाक्य है मोहन भी स्कूल में पढ़ता है, यह दूसरा वाक्य है। तो इसमें दो कर्ता हैं और दोनों वाक्यों को और शब्द से जोड़ा गया है। तो इसमें परिभाषा के अनुसार दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं और समुच्चय बोधक और जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे और भी उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है और उसके द्वारा दिए गए काम बच्चे करते हैं। तो इसमें शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, यह एक स्वतंत्र वाक्य है, और उसके द्वारा दिए गए काम बच्चे करते हैं, यह भी दूसरा स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन दोनों को और शब्द से जोड़ा जाता है। इसमें और शब्द से जुड़े हुए दोनों वाक्य हैं, इस तरह से यह संयुक्त वाक्य है। तीसरे प्रकार का वाक्य होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जब एक वाक्य प्रधान हो और उस वाक्य पर कई वाक्य आश्रित हों तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक वाक्य मुख्य होता है जिसे हम प्रधान वाक्य कहते हैं, और दूसरा वाक्य जो मिश्र वाक्य पर, जो प्रधान वाक्य पर आश्रित है, अर्थात उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जब मोहन दिल्ली जा रहा था तब सुधा सो रही थी। अब इसमें दो वाक्य हैं, लेकिन एक प्रधान वाक्य है, जब मोहन दिल्ली जा रहा था, यह प्रधान वाक्य है। तब सुधा सो रही थी। अब यहां पर सुधा सो रही थी, यह वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित है। बिना प्रधान वाक्य की सहायता से दूसरा वाक्य अपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दूसरा वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। तो यह है मिश्र वाक्य। इसी तरह से और भी वाक्य बनते हैं। डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा था, उसी समय मरीज ने दम तोड़ दिया। तो अब इसमें दो वाक्य हैं, एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। जब डॉक्टर इलाज कर रहा था, ये हो गया प्रधान वाक्य, और तभी उसी समय मरीज ने दम तोड़ दिया, ये आश्रित वाक्य है। इस तरह से दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और जो दूसरा वाक्य है वह प्रधान वाक्य पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो उसी क्रम में आगे बताएंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है विधिवाचक वाक्य। अब विधिवाचक वाक्य क्या है? तो सामान्य रूप से कोई बात कही जाए या उत्तर दिया जाए तो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बालक जा रहा है, मोहन पढ़ रहा है, किसान खेत जोत रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यह एक विधिवाचक वाक्य है। यह सामान्य रूप से बात कही जा रही है, तो इस प्रकार के वाक्य विधिवाचक वाक्य होते हैं। दूसरा प्रकार का वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से उत्तर जानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है
उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो। अब इसमें कहाँ शब्द जो है प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी होता है। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं और उस प्रश्न के पीछे उत्तर जानने की इच्छा होती है। तो इस तरह के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का वाक्य है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, हर्ष माने खुशी, दुख, आश्चर्य आदि व्यक्त होते हैं उसे हम विस्मयाद बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय सर्वनाश हो गया। अब इस वाक्य में विस्मयाद बोधक चिन्ह भी है और अंत में पूर्ण विराम है। इसी तरह से इसमें दुख का बोध होता है, दुख व्यक्त किया गया है। ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनमें विस्मयाद बोधक वाक्य का बोध होता है। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तू भी यहां आ गया। इस तरह के वाक्य जो हैं विस्मयाद बोधक वाक्य होते हैं। तीसरे प्रकार का वाक्य है, अगला प्रकार है चौथा निषेधात्मक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है नकार, मना करना, ना करना। तो अब इसकी परिभाषा है कि जो वाक्य नहीं के अर्थ में बोले जाते हैं उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राधा खाना नहीं पकाती है, तो इसमें नहीं शब्द है जो नहीं के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसी तरह से और भी वाक्य होते हैं। मोहन विद्यालय नहीं जाता है, पक्षियां अनाज नहीं चुगती हैं। इस तरह से इसमें नहीं के अर्थ में वाक्य का बोध हो रहा है। अगला प्रकार है इच्छार्थक वाक्य। जो वाक्य इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना और प्रशंसा आदि के लिए बोले जाते हैं उसे हम इस इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप दीर्घायु हों, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। यह सब वाक्य इच्छार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है छठा संदेहात्मक वाक्य। संदेह का अर्थ होता है शंका करना, अर्थात संदेह पूर्ण कथन को संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से शंका हो और संदेह हो। जैसे शायद आज पानी बरसे। अब इसमें शंका का भाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसे वाक्य संदेहात्मक वाक्य कहलाते हैं। और अगला प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञार्थक शब्दों का प्रयोग होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें आज्ञा या आदेश दिया जाता है। जैसे आप घर जाइए, तुम बैठ जाओ, नौकर को बुलाओ। इसमें आदेश या आज्ञा का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अगला प्रकार है इसका आठवां प्रकार संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में संकेत का बोध होता है उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि डॉक्टर समय से मिल जाएगा तो वह ठीक हो जाएगा। इसमें संकेत हो रहा है कि समय से यदि डॉक्टर मिल जाता है तो मरीज ठीक हो जाता है। दूसरा है इसका उदाहरण कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। तो यह दो उदाहरण है संकेतार्थक वाक्य के। इसमें संकेत यानी इशारा का बोध हो रहा है। इस प्रकार से ये वाक्य संकेतार्थक वाक्य है।
तो अब हम अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों को इस प्रकार से सीखा। उसके साथ साथ ये हो गया वाक्य और उसके प्रकार। ये रचना के आधार पर और वाक्य के आधार पर हमने दोनों प्रकार के आधार पर वाक्य और उसके प्रकार बताए, उदाहरण के साथ समझाया, और अब आपको इसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त हो गई होगी, हम आपसे अपेक्षा करते हैं।